वेलकम टू लाहौरी इन एलए। सो काफ़ी बड़ी गेम आने वाली है, प्रॉब्ली इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी गेम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस गेम की हाइप कितनी होती है, बिल्डअप कितना होता है, मेरा नहीं ख्याल इस पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द मेगा फॉल गेम्स, अहमदाबाद, 132,000 क्राउड जिसमें समा सकता है, उधर ये मैच होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड, फुल जैम पैक्ड स्टेडियम होगा। बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे होंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन। उसको छोड़े, पाकिस्तान के ज़का अशरफ भी वहाँ पे मौजूद होंगे। उनको बहाना चाहिए कहीं ना कहीं जाने का, तो चलें, गुड फॉर हिम। तो मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा था, पाकिस्तान विल हैव टू टेक दी चक दे अप्रोच। चक दे फिक्शन है, एक फिल्म है जिसमें शाहरुख खान लीड रोल करते हैं और इंडिया की फजूल से और बिखरी हुई हॉकी टीम को प्रिपेयर करते हैं और इवेंचुअली उनको वर्ल्ड कप जिताते हैं। तो खैर फिल्म है, फिल्म में तो कितना आप छोड़ सकते हो छोड़ देते हो। मगर बाज़ का फिल्में आपको कुछ चीज़ें भी सिखा देती हैं, या मोटिवेट कर देती हैं कि यार मे बी ऐसा हो सकता हो। अच्छा, उस फिल्म में शाहरुख खान का मैच होता है प्रॉब्ली कोरिया की टीम के साथ। इंडिया की टीम का मैच होता है कोरिया की टीम के साथ। तो कोरिया की टीम की अप्रोच होती है कि बंदे के साथ ऊपर प्लेयर के ऊपर प्लेयर लगा देते हैं ताकि प्लेयर को ना रूम ना दें और निगेट कर दें उस प्लेयर को उस पूरी गेम के अंदर। तो जहाँ पे मैं आना चाह रहा हूँ, तो पाकिस्तान जो स्ट्रगल कर रहा है, अगर आप 92 से देखें, 96, 99, 2003, 2011, 2015, सो मोस्टली मैचेस पाकिस्तान हारा है अपनी बैटिंग की वजह से। और 2003 में बेसिकली जो है यहाँ पे तो हमने चेज डाउन करवा दिया एक अच्छा टोटल। वो हम हारे थे ना बैटिंग ना बॉलिंग, फील्डिंग की वजह से। अगर आप अब्दुल रज़ाक, आज भी याद है, शायद लोग भूल जाते हैं, वो कैच आया था अब्दुल रज़ाक का, सेकंड तेंदुलकर थे, 15-20 पे होंगे, सहवाग भी आउट हो गए थे और गंगूली, वो तो बैक टू बैक वकार ने आउट किए थे और वो कैच निकला था। अगर वो कैच अब्दुल रज़ाक पकड़ लेते, कहानी कुछ और होती। मगर क्रिकेट है, कैचेस ड्रॉप होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किए। ऑस्ट्रेलिया को कैचेस इज प्रॉब्ली द रीजन दे आर स्टार्टिंग ऑफ विद 2-0 इन दिस वर्ल्ड कप। तो मैचअप्स कल की जो गेम है बहुत की हैं। इंडिया की साइड से मैं एक स्टैट्स पुल करना चाह रहा था, क्योंकि इस वक्त जो हवा बना हुआ है ना, वीरेंद्र सहवाग और पार्थिव पटेल के से इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा कि यार इंडिया के 11 इस वक्त दुनिया की क्रिकेट की बाकी सारी टीम उठा लो, सब पे भारी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इंडिया की टीम को 1 to 11 देखो तो इंडिया की टीम मैच विनर से भरी पड़ी हुई है। मगर ये प्लेयर्स आज तो नहीं आए, शुभमन गिल तो खेल नहीं रहे, ईशान किशन ही नए हैं अगर इस टीम की बात करें अभी। बाकी सारे तो काफ़ी देर हो गई है इन सबको क्रिकेट खेलते हुए। बेशक आप बुमराह ले रहे हैं, कोहली, रोहित, और ये यही टीम है जो कि पहले इतने चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी इवेंट हारी भी है और अच्छा करते हैं, आगे जाते हैं, मगर इवेंचुअली वो हार जाते हैं। इस बार लेकिन जो इंडिया जिस तरीके से टूर्नामेंट में घुसा है, इंडिया एशिया कप जीत के आया है, फिर इन्होंने बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के मैच में मारा, होम सीरीज में मारा, और अफगानिस्तान को तो बहुत ही लेफ्ट राइट धुलाई की है इन्होंने। वो धोबी वाली है ना होती है, उस तरीके से धुलाई की थी रोहित शर्मा उनके कैप्टन ने। आमिर सोहेल की मैं एक बात सुन रहा था, तो आमिर सोहेल की बात पे एक मेरे ख्याल में वो दो उन्होंने बातें बोली थी। एक बात वो गलत बोल गए थे, दूसरी बात दुरुस्त थी। जो गलत बात उनकी ये थी, उन्होंने कहा था कि इंडिया ईशान किशन को मेक शिफ्ट ओपनर बनाया हुआ है। तो आमिर सोहेल को एक मैं करेक्ट करता चलूँ कि ईशान किशन मेक शिफ्ट मिडिल ऑर्डर प्लेयर थे, वो वैसे ओपन ही करती हैं। उनका जो ट्रू स्पॉट है जहाँ पे उन्होंने ओडिया क्रिकेट में डबल सेंचुरी भी मारी है, वो ओपन के स्पॉट पे मारी है।
लेकिन दूसरी बात जहाँ उन्होंने एक ये की थी, उन्होंने एक बड़ी बात की थी कि इसमें मेरे नज़दीक बहुत वजन है, और वो ये बात थी कि वो कहते थे कि अगर ओडीआई क्रिकेट में ओपनिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान की तरफ से लें तो आज भी आमिर, सोहेल और सईद उन्होंने लोगों के दिमाग से नहीं निकलते। दोनों लेफ्ट हैंडर थे, मगर कि उन्होंने एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट बात ये की थी कि जहाँ मैं नहीं चल रहा होता था वहाँ सईद मुझे बचाता था, और जहाँ सईद नहीं चल रहा होता था वहाँ मैं सईद को बचाता था। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि चलती है पार्टनरशिप पे। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में, जब आप ग्रुप में काम करते हो, एक टीम में काम करते हो, तो किसी का कोई स्किल है, किसी का कोई स्किल है, किसी का कोई स्किल है, आप कवर करते हो एक दूसरे की डेफिशिएंसीज को, ताकि आप एक डिलीवरेबल, एक एक यू नो एक चीज को, कोई जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको आप आगे डिलीवर कर सको। क्योंकि आप अपने स्किल्स जहाँ पे आपके इफेक्टिव हैं वहाँ पे आप अप्लाई करके उनको आगे लेके आते हो। तो अब पाकिस्तान के ओपनर लास्ट गेम में थे इमाम उल हक, और उनके साथ थे अब्दुल्ला शफीक। अच्छा, इंडिया की टीम का ना मैं एक स्टैट पुल कर रहा था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास 3 लेफ्ट हैंडर मौजूद हैं, जो मेरे ख्याल में जो खेलेंगे। इमाम या फ़खर, उनकी जगह एक खेलेगा। दूसरे नंबर पे खेलेगा जो लेफ्ट हैंडर है हमारे पास, वो हैं साउथ शकील, और फिर तीसरे पे है नवाज। और अगर आप नवाज के बारे में बात करें तो नवाज ने एशिया कप में T20 गेम में मैन ऑफ द मैच हुए थे, और वो सिंगल हैंडेडली वो मैच पाकिस्तान की फेवर में कर दिया था। अगर आप साउथ शकील की लें तो उन्होंने नेदरलैंड्स की गेम में किस तरह परफॉर्म किया, इवन लास्ट गेम में किस तरह परफॉर्म किया। वेरी स्मार्ट क्रिकेटर एंड नोज व्हाट द सिचुएशन डिमांड्स, और उसी तरीके से वो अडेप्ट करते हैं। उनकी लिस्टें में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में रही हैं, मगर कल की गेम कुछ और होगी, और देखेंगे कि वो कितना बड़ा जिगर और दलेरी से कल वो परफॉर्म करते हैं। तो जो तीसरे हमारे लेफ्ट हैंडर हैं, अगर मैं इमाम उल हक के ऊपर बात करूं तो इमाम उल हक स्टेटिस्टिशियन तो बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप उनके स्टैट्स उठाएं तो स्टैट्स के ऊपर इमाम तो दुनिया के 5 या 6 नंबर पे बैठे हुए हैं, मगर जो इम्पैक्ट है इमाम का वो होता है ज़ीरो। वो क्यों होता है ज़ीरो? क्योंकि इमाम को ना अपने पार्टनर को शील करना आता है, इमाम को या ब्लॉक, या उनको एक एक कवर ड्राइव का चौका मिल गया, या लेग ग्लांस मिल गया, पुल आएगा तो कैच हो जाएंगे। तो इमाम जो है ना, एक वो लिमिटेड है, उनका स्कोप लिमिटेड है। मेरे नज़दीक अगर मैं बाबर आजम हूं, मैं दोबारा कल फखर पे चांस लूं। और मैं बात कर रहा था, जो स्टैट में पुल कर रहा था, मैं ये इंटरेस्टेड था देखने में कि इंडिया के कौन से ऐसे बॉलर हैं जो कि लेफ्ट हैंडर्स के ऊपर अबूर हासिल करते हैं। तो सिर्फ मुझे एक बॉलर मिला था, वो थे कुलदीप यादव। तो मैं अभी आपको उनके स्टार्ट्स पढ़ के बताता हूँ। कुलदीप यादव ने 160 विकेटें ली हैं टोटल ओडीआई क्रिकेट में, जिनमें से 95 राइट हैंडर के खिलाफ और 65 लेफ्ट हैंडर के खिलाफ। और अगर आप बुमराह को देखें तो बुमराह ने टोटल विकेट्स ली हैं 135, जिनमें से 90 हैं उनकी राइट हैंडर्स के खिलाफ। ना ठीक है, राइट हैंडर्स की रेशियो ज़्यादा होती है, लेफ्ट हैंडर कम होते हैं, मगर इसकी अगर दोनों लेफ्ट हैंडर आए, जो कि एशिया कप में मोस्टली दोनों हमारे लेफ्ट हैंडर आ रहे थे, तो वहां से जो है ना हम एक कंसिस्टेंट लाइन पे बुमराह को बॉलिंग करवाने दे रहे हैं, और हम एक कंसिस्टेंट, और बाद में जो हमने साउथ शकील को नहीं डाला था मिडिल ऑर्डर में, तो जो इंडिया के स्पिनर थे वो एक कंसिस्टेंट लाइन से बॉल कर रहे थे। और रिमेंबर कि बैटिंग विकेट्स होती है ना, वहां पे कंसिस्टेंट लाइन को तोड़ना होता है। अगर आप कंसिस्टेंट लाइन को तोड़ने में कामयाब हो जाते हो, बेसिकली बॉलर से लूज बॉल करवाने पे उसे मजबूर कर दो, क्योंकि आपका मसल एक मेमोरी होती है, यार मैंने ठप्पा जो है ना तकरीबन कोशिश करनी है कि 3 फुट पहले मैं डलवाऊं और ऑफ और मिडल के दरमियान रखूं। तो एक आप मसल मेमोरी को एक डेवलप करने की कोशिश करते हो, विकेट टू विकेट बॉलिंग आप करवाने की कोशिश करते हो। लेकिन जब लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आता है तो आप थोड़े से होते हो कि यार अब ये आ गई है, फील्ड बदलनी है, ये बदलनी है। तो क्या होता है कि आपने रनिंग हमेशा आपका दिमाग सोचते रहना पड़ता है। तो जो जो बॉलर्स हैं
उनका कॉन्फिडेंस डीरेल हो सकता है ना। बुमराह जो हैं वो इंडिया की टीम के समझ लें बॉलिंग कैप्टन है। अगर आप कहें ना कि रोहित शर्मा ओवरऑल टीम के कैप्टन है और प्रॉब्ली बैटिंग के कैप्टन है, तो बुमराह इंडिया की टीम में बॉलिंग के कैप्टन है। इसका ये मतलब है कि बुमराह की परफॉर्मेंस जो पहले 10 ओवरों में होगी वो बेसिकली चलाएगी पूरे मैच को कि बाकी टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है। अगर पाकिस्तान के ओपनर, स्पेशली जो लेफ्ट हैंडेड ओपनर आएगा, वो इमाम होंगे या फ़खर होंगे, अगर वो बुमराह के पहले 10 ओवर की जो सिराज के साथ करवाएंगे, बुमराह 5 या 6 पहले अप फ्रंट जाते होते हैं बुमराह, या प्रॉब्ली शायद 4 ही हैं क्योंकि इंडिया अक्सर उनको मिडिल में भी लेके आता है, अगर स्पेशली पार्टनरशिप लगी हो तो प्रॉब्ली 4 ओवर करवाएंगे। अगर पाकिस्तान 4 ओवर बुमराह के निकाल देता है, और बुमराह का रैकेट राइट हैंडेड पे बहुत ज़बरदस्त है, तो और कोशिश की जाए कि अगर वो लेफ्ट हैंडेड ओपनर हमारा शील्ड कर देता है अब्दुल्ला शफीक को, यानी कि कम स्ट्राइक वो खेलें बुमराह के खिलाफ, तो हम इंडिया के खिलाफ अगर 10 ओवर में 45 भी बना लें पहले 10 ओवर में, तो दैट्स मेरे ख्याल में दैट विल बी टोटली फाइन। क्योंकि आपको जब मिडिल ओवर में जब लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आएगा, तो इंडिया के जो रविंद्रा जडेजा हैं, मैं उनके आपको बताता हूँ। जो रविंद्रा जडेजा हैं उन्होंने 207 विकेट्स ओडीआई में ली हैं, और राइट हैंडेड के खिलाफ उनकी तकरीबन 167 है और लेफ्ट हैंडेड की सिर्फ 40। इसका मतलब है कि वो ज़्यादातर स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट हैंडेड्स को बॉलिंग करने के लिए, और अश्विन का भी यही है, तकरीबन सिमिलर स्टैट्स आते हैं। तो बीच में अगर हम राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड कम्बिनेशन को चलेंगे, तो वहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं हम इन दोनों पे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं पाकिस्तान की टीम, और वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। मगर बुमराह के बाद आपको एक और चैलेंज आएगा, और वो चैलेंज है आपके चाइना मैन कुलदीप यादव, जो कि इस वक्त प्रॉब्ली अपने करियर की फॉर्म में है। तो ये इंडिया के लिए बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है कि दे आर ऑल क्लिकिंग एट द सेम टाइम, राइट। तो कुलदीप यादव को न्यूट्रलाइज करना थोड़ा सा टफ है, और वो इसलिए टफ है क्योंकि कुलदीप यादव ने टोटल 160 विकेटें ली हैं, 95 विकेटें उनकी राइट हैंडर्स के खिलाफ हैं और तकरीबन 65 विकेटें उनकी लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ हैं। तो अगर आप रेशियो डालें कि लेफ्ट हैंडर टीम में कम होते हैं, और लेकिन आप कुलदीप यादव के साथ देखें तो वो दोनों में इक्वली गुड हैं, क्योंकि उनका रॉन्ग वन भी बहुत अच्छा है, और उनकी ऑब्वियसली जो उनकी मेन डिलीवरी है लेफ्ट आर्म लेग स्पिन कह लें, वो भी उनकी बहुत ज़बरदस्त है। तो लेकिन उनको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो, वो बंदा कर सकता है जिसके पास स्वीप शॉट आउटस्टैंडिंग है, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम में दो ही बंदे इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं। एक है साउथ शकील, और दूसरे हैं हमारे पोपाए मोहम्मद रिजवान। अगर मोहम्मद रिजवान कुलदीप यादव को न्यूट्रलाइज स्वीप के थ्रू कर देते हैं, आई विश एक और बंदे टीम में होते, क्योंकि मेरे नज़दीक अगर उनको टूर्नामेंट में रखना था तो इसी गेम के लिए रखना था, वो थे सरफराज, और उनको मैं सिर्फ इस टीम में डालता स्पिनर्स को न्यूट्रलाइज करने में। मेरे ख्याल में रिजवान और सरफराज अगर इस वक्त टीम में मिडल में होते ना, चौथे 5वें नंबर पे, उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से इंडिया के स्पिन को न्यूट्रलाइज कर देना था, स्पेशली इन द मिडल। मगर साउथ शकील इज इक्वली गुड, और मेरी काफ़ी होप्स हैं कि साउथ शकील वो कर दिखाएंगे जो कि उन्होंने नहीं किया। अच्छा, तो अगर पाकिस्तान को ये मैचअप, पाकिस्तान बुमराह का मैचअप अप फ्रंट जीत जाता है, देखें, और हमें ना ये लड़ाई, देखें, लड़ाई नहीं कहना चाहिए, ये गेम है, गेम स्ट्रेटजी पे चलती है, सही है। तो अंदर तो टीम लड़ रही है ना, बेसिकली कौन जीतेगा मुकाबला, एट द एंड ऑफ द डे रेसलिंग का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, तो एक मुकाबला चल रहा है, तो ये मुकाबला कौन जीतेगा। इस मुकाबले को जीतने के लिए ना पाकिस्तान को एक लंबा स्पैन देखना है, मगर हमें ब्रेक डाउन करना है इस क्रिकेट को, और मेक श्योर कि हम वो जो विन जो छोटी भी रिक्वायर्ड है उनको लेके चलें। क्योंकि बुमराह को
विकेट अप फ्रंट आपने नहीं देनी और आपने न्यूट्रलाइज करना है, उसका प्रेशर पड़ेगा जो तीसरे नंबर पे बॉलिंग बंदा करने आएगा। स्पेशली 10 ओवर में आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा लें, अजहर अली ने क्या किया था, इतिहास गवाह है। उठा लें पहले 10 ओवर में पाकिस्तान का क्या स्कोर था। ठीक है, नो बॉल हुई थी, बुमराह ने कैच निकाला था, मगर होता है कैच ड्रॉप होते हैं, नो बॉल हो जाती हैं। मगर 10 ओवर में पाकिस्तान ने किया तो कैसे कैसे विकेट नहीं मिल रही थी, लूज बॉलिंग शुरू हो गई, प्रेशर पड़ता है। प्रेशर कल होगा इंडिया के ऊपर। इंडिया 7-0 है, इंडिया ने प्रेशर लिया है कि इसको 8 जिप करना है। हम तो अगर हार गए तो फिर हार गए, कोई बात नहीं। अगर आप ज्यादातर 8 में से 10 पाकिस्तानियों का इंटरव्यू करेंगे, वो तो ये कहेंगे यार कल इंडिया ही जीत रहा है, हमारे पास कोई मौका नहीं है। तो मेरे नजदीक अगर पाकिस्तान, अब वो कौन करेगा ओपनर, या ओपनर, अगर ओपनर कोई आउट भी हो गया था तो मैंने वही बताया कि 10 ओवर में पाकिस्तान 50 पे 1 है, आई वुड प्रॉब्ली टेक इट। और अगर आपके अब्दुल्ला शफीक और बाबर खड़े रह गए और वो इनिशियल पीरियड सरवाइव कर गए, उसके बाद आपको बाबर को न्यूट्रलाइज करना है, कुलदीप यादव को। बाकी जो बॉलर्स हैं वो रेगुलर बॉलर्स हैं, यू कैन इजीली स्कोर ऑफ देम। कुलदीप यादव और बुमराह, दे होल्ड द की टू इंडियाज विन, क्योंकि ये टोन सेट करते हैं इंडिया ने किस तरीके से बॉलिंग करनी है उस पूरे 50 ओवरों में। अगर आप बुमराह और कुलदीप को न्यूट्रलाइज कर देते हो, लोग करते थे, मुरलीधरन को विकेट नहीं देते, 10 ओवर में मुरली को 40 रन मार दिए, सिंगल सिंगल सिंगल, और बाकी स्कोर देखा 310। अब ये क्या हो गया, किसको मार बैठ गई। तो वो ये है कि देखें, जब जब बॉलर्स बाकी भी आएंगे, वो विकेट लेने की कोशिश करेंगे, बीच में लेफ्ट और राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन लगेगा, और 3 बार लगने के चांस हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि 3 आपके पास लेफ्ट हैंडर घुसे हुए हैं, वहां पे लाइन और लेंथ आपकी डिविएट करेगी। तो इसमें काफी इम्पैक्ट होगा। और सिराज का भी कोई रैकेट इतना खास नहीं है, मगर वो नए हैं तो मैं उनके इतने रैकेट पे इतनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ही इज जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट रिसेंटली। मगर कैन इमाम डू इट, कैन इमाम, क्योंकि अजहर अली के पास एक अच्छी टेक्निक थी, मगर इमाम को न्यूट्रलाइज बुमराह को करना है, और तकरीबन 4 से 5.5, बेसिकली 4.5 से 5.5 की औसत भी मेंटेन करनी है। सो मगर थल्ले नहीं लग जाना कि 10 ओवरों में 20-25, इसको भी मैं ये नहीं कह रहा न्यूट्रलाइज करने के लिए। कैन इमाम डू इट? I don't know if Imam has it in him in a big game. He hasn't delivered in a big game yet. और अगर पाकिस्तान ये न्यूट्रल करने में कामयाब हो गया तो फिर बाबर आएंगे बीच में, और ही कैन स्कोर ऑफ अश्विन, ही कैन स्कोर ऑफ जडेजा, और उनके साथ बीच में रिजवान। देखें, इमाम भी बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, और वो कुलदीप यादव को वो भी हेल्प, अगर वो इतना लंबा खेल गए, और फ़खर जमान भी अगर इतना लंबा खेल गए, अगर वो खेलते हैं तो दे कैन ऑल्सो हेल्प न्यूट्रलाइज कुलदीप यादव। मगर कुलदीप प्रॉब्ली डेंजरस तब बनेंगे अगर बुमराह ने ऊपर से आउट कर दिए हुए। अगर बुमराह ने ऊपर से आउट नहीं की और सिराज से अगर हमने उन्हें कोई विकेट नहीं दी, जब कुलदीप आएंगे, कुलदीप पे प्रेशर होगा कि विकेट गिरने में वहां पे गलतियां होंगी, वहां पे आप कैपिटलाइज करोगे। सो मेरे नज़दीक वो कह रहे हैं कि आजकल इंडिया को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ट्रू टू एन एक्सटेंट, मगर अगर कोई भी टीम, मेरे नज़दीक, अगर ये स्मार्टली करके लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगी, नवाज को किस जगह पे, नवाज की बड़ी पिवटल पोजीशन है, स्पेशली नीचे। अगर तो 42-43 ओवर आ गए फिर तो डजंट रियली मैटर, आखिरी 8-9 ओवर रह गए हैं, मगर नवाज पहले आते हैं। और एक बार लेट्स सी, इफ्तिखार अगर आ रहे हैं 32वें ओवर में, मे बी यू कैन सेंड इन नवाज एट दैट टाइम। तो स्पेशली क्योंकि वहां पे अभी स्पिनर लगे होंगे। इफ्तिखार तो पेसर्स को ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, तो इफ्तिखार और नवाज का नंबर कहाँ पे एडजस्ट होगा, ये भी बड़ी की है पाकिस्तान के लिए। अगेन आई एम होपिंग इट विल बी अ क्रैकर ऑफ द गेम टुमारो। होप वन साइडेड ना हो, आई रियली वांट दिस टू बी अ क्लोज गेम। कल कौन जीतेगा, सबसे बड़ा सवाल। तो कल कौन जीतेगा, मेरे नज़दीक अगर मैं वोट लूं, देखें इंडिया की मोमेंटम के ऊपर देखें तो बहुत इंडिया का फार अपार्ट मोमेंटम है। उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को, पाकिस्तान को मार के वो इस मैच के अंदर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को मारा है, ठीक है, कमजोर बॉलिंग थी, मगर रैकेट विन तो रैकेट विन ही है, जो भी है।
दिल से अगर बोलूंगा तो जारी बात है पाकिस्तान। प्रोबेबिलिटी पे जाऊंगा तो इंडिया को 60 और 40% पाकिस्तान को। तो प्रोबेबिलिटी पे गए और तो तकरीबन मेरे ख्याल में इंडिया प्रोबेबिलिटी और दिमाग पे अगर गए तो प्रॉब्ली इंडिया का वोट बनता है। मगर मेरे नज़दीक मैच जीता जाएगा दोनों साइड पे। जो पहले 12 ओवर होंगे ना वो स्टोन सेट करेगा गेम की। सही है। कौन सी टीम मेरे ख्याल में पहले 12 ओवरों में कैपिटलाइज करके और ज़्यादा और वहाँ पे विकेट्स नहीं लूज करेगी, बेशक रन इतने ज़्यादा ना भी हों, वो पूरी इनिंग्स के लिए बेस सेट कर सकती है। अगर मैं गट के ऊपर जाऊं तो बाबर की इस टीम ने कुछ ऐसी ऐसी चीजें की हैं जिसने दुनिया क्रिकेट को हैरान किया है। आप T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के ऊपर विन लगा लें जिसमें किसी ने इसको मौका नहीं दिया था। आप पिछले मैच के ही गेज लगा लें, किसी ने इनको मौका नहीं दिया था। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 341 के, लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया BCD है। मैं कहता हूं कि आप दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन को सड़क पे भी खिला दो, 345 पे क्या केस करना कोई खाला जी का घर नहीं होता किसी भी बॉलिंग के खिलाफ। अगर मैं अपनी गट पे जाऊं तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ने 7-0 रैकेट को ख़त्म करता हुआ ये नज़र आ रहा है। सो आई एम गोना गो विद पाकिस्तान प्योर ऑन माई गट। तो गट फीलिंग तो यही है कि कल पाकिस्तान जीतेगा और आई थिंक एक वर्ल्ड कप में वो कहते हैं ना थरथली मच जाएगी, उसको मैं एक थरथली मचने के इम्कान नजर आ रहा हूँ। बट अगेन यू कांट फॉरगेट इंडिया इज़ अ वेरी आउटस्टैंडिंग टीम, वेरी वेल बैलेंस टीम, प्रॉब्ली द बेस्ट टीम जिनकी पूरे 5 से 6 बॉलर हैं, पूरे बॉलर हैं। तो इस टीम को हराना डेफिनेटली टफ है बट इट इज़ डूएबल, मगर दिमाग की गेम है। अगर पाकिस्तान अपना दिमाग प्रॉपरली कल बाबर लगाएं और अपनी टीम को मैदान में तरीके से लड़ाएं तो अगर कल पाकिस्तान ये मैच जीता है तो इसमें कोई हैरानगी नहीं होगी। सो आई एम गोना गो विद पाकिस्तान टू कम आउट एंड क्लोज दिस चैप्टर ऑफ ODI विन इन वर्ल्ड कप अगेंस्ट इंडिया। और शायद वो पहले कैप्टन बनेंगे जिन्होंने ये पाकिस्तान के से मार का सर अंजाम दिया। वीडियो आई नो आई थोड़ी लेंथी थी मगर काफ़ी पॉइंट्स बोलने थे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग लाहौरी इन LA।